हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सीरीज में जैसा कि आपने पीछे देखा है कि राजस्थान पुलिस में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। यदि आपने अभी तक इसके पिछले लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से जो पीछे आपने क्लासें छोड़ दी हैं उन सभी क्लासों को आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और इस प्रकार जो तमाम यदि क्लासों को यदि आप देखते हुए यहां तक पहुंचे हैं, आगामी क्लासों में भी यदि आप एक सिलसिलेवार तरीके से यदि आप क्लासों में बने हुए रहते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगामी एग्जाम में आप लोगों को चार्ज कर देंगे। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर है 41। इससे पहले हमने 41 नंबर से जितने भी क्वेश्चंस पीछे हैं उनको पिछली वाली क्लासों में हमने डिस्कस किया है। यदि आप रोजाना मेरे साथ 8 बजे इस क्लास में जुड़ते होंगे तो आपने जान ही लिया होगा। चलिए देखते हैं आज के इस प्यारे से क्वेश्चंस में आप लोगों को पूछा गया क्या है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिया गया है 41 नंबर का, किसमें पूछा H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि सही विकल्प यहाँ से क्या होने वाला है। देखिएगा, टॉपिक से जुड़ी हुई यहाँ से क्वेश्चंस में जुड़ी हुई जो बातें हैं उनके बारे में भी यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमें पूछा H1N1 वायरस के बारे में पूछा कि H1N1 जो वायरस होता है वो किस बीमारी के लिए उपयुक्त होता है, किस बीमारी का इससे संबंध होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो स्वाइन फ्लू जो होता है, ये स्वाइन फ्लू के लिए जिम्मेदार जो वायरस होता है, ये वायरस कौन सा होता है? H1N1 वायरस होता है। बाकी आपको ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वाइन फ्लू जीवाणु जनित है या वायरस जनित है। तो ऐसा यदि आगामी एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाए तो बता सकते हैं ये एक वायरस जनित बीमारी होती है। और इस बीमारी के लिए जो वायरस काम करता है वो कौन होता है मेरे दोस्त? H1N1 वायरस होता है। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, इनसे जुड़ी हुई बातें भी आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। डेंगू के बारे में बात करें तो ये डेंगू भी वायरस जनित बीमारी होती है। इसके लिए जो वायरस काम करता है वो अरबो वायरस काम करता है। कौन सा वायरस काम करता है? अरबो वायरस जनित होती है, अरबो वायरस के द्वारा होता है। लेकिन डेंगू जो बुखार होता है या डेंगू जो होता है वो किस मच्छर के काटने पर फैलता है? डेंगू को संचरित या फैलाने वाला जो काम करने वाला जो मच्छर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? एडिज मच्छर कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? एडिज मच्छर। एडिज मच्छर उस डेंगू को संचरित करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाता है। लेकिन इसके लिए जो वायरस काम करता है, वायरस होता है, वो वायरस कौन सा होता है? अरबो वायरस। तो आपको पिछली परीक्षाओं में जैसे रेलवे वगैरह की एग्जाम में भी आप लोगों को पूछा गया है कि डेंगू किस जनित बीमारी है, तो आप लोग बता सकते हैं वायरस जनित बीमारी होती है। कौन सा वायरस? अरबो वायरस। और किसके द्वारा संचरित होती है? एडिज मच्छर के द्वारा संचरित होती है। स्वाइन फ्लू के बारे में हमने जान ही लिया है कि स्वाइन फ्लू भी एक वायरस जनित बीमारी होती है। एड्स के बारे में जाने तो एड्स जो होता है यह भी एक वायरस जनित बीमारी होती है। और इसके लिए जो वायरस जिम्मेदार होता है वो होता है मेरे दोस्त HIV वायरस। एड्स का पूरा नाम आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, एड्स का पूरा नाम, और HIV का पूरा नाम भी एग्जाम में हम लोगों को पूछा जाता है। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम होता है। और HIV जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका पूरा नाम होता है। तो एड्स के बारे में भी आप लोग जान चुके होंगे। और एड्स का जो वायरस होता है HIV वायरस, ये HIV वायरस दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन, और एक होता है इसमें क्या? भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? RNA। ये दोनों चीजों से मिलकर बना होता है। बाकी मलेरिया के बारे में बात करें तो मलेरिया जो होता है ये मादा एनाप्लीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाप्लीज जो मच्छर होता है उसके काटने पर क्या होता है? मलेरिया होता है। और डेंगू जो होता है वो एडिज मच्छर के द्वारा होता है। स्टूडेंट के कई बार इन दोनों में कंफ्यूज चलता है, तो उम्मीद करता हूं ये कंफ्यूज दूर हो ही गया होगा आज कि डेंगू जो होता है वो एडिज मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया जो होता है वो मादा एनाप्लीज मच्छर के काटने पर होता है। तो दोनों के बारे में अंतर भी आप लोग जान पाए होंगे। चलिए मेरे दोस्त, बढ़ते हैं। एक और बहुत प्यारा से क्वेश्चंस मैंने जो आपके लिए अरेंज किया है उसको देखते हैं। और क्वेश्चंस में पूछा गया क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया था? ये आपको राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और एक बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। यदि आप पूरे ध्यान के साथ इन सभी क्वेश्चनों पे जितने भी मैंने आपको पार्ट पहले प्रोवाइड करवाए हैं, आगे मैं रोजाना आपको 8 बजे एक
साइंस की डोज अवेलेबल करवाता ही हूं। यदि इस वीडियो में यदि आप रोजाना 10 से 15 मिनट मेरे साथ सफर करते हैं तो उम्मीद करता हूं आगामी जो एग्जाम है उसमें आप अपनी बेहतरीन स्कोर आप वहां से दिखा सकते हैं। और एक आसान सी बात थी, वो बता सकते थे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था मेरे दोस्त? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था किसने? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? भौतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। देखो, एक तो है भौतिक विज्ञान का जनक, भौतिक विज्ञान का जनक, एक तो ये है भौतिक विज्ञान का जनक। और एक आप लोगों को पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में रसायन विज्ञान के बारे में कि रसायन विज्ञान का जनक कौन होता है। और एक हमें एग्जाम में पूछा जाता है जीव विज्ञान के बारे में कि जीव विज्ञान का जनक कौन होता है। यदि इनके बारे में हम लोग यहां से जाने तो बता सकते हैं भौतिक विज्ञान का जनक, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि भौतिक विज्ञान का जो जनक होता है वो मेरे दोस्त होता है न्यूटन। और आधुनिक भौतिक विज्ञान का यदि जनक पूछे तो अल्बर्ट आइंस्टीन हम लोगों को बताना होता है। बाकी रसायन विज्ञान के बारे में बात करें तो रसायन विज्ञान का जो जनक होता है, रसायन विज्ञान का जो पिता होता है वो लेवासिये को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवासिये को कहा जाता है। और जीव विज्ञान जो है, इस जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो बता सकते थे, इस प्रकार की जानकारी को भी आप लोगों ने नोट किया ही होगा। चलिए तो सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया क्या है। ये देखो, जेल प्रेरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, एक आसान सा क्वेश्चन था। हमें इस क्वेश्चन में पूरे ध्यान के साथ पढ़ना था। और यदि इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं उन सभी क्वेश्चनों पे यदि हम एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हम फटाक से वहां से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया क्या है। सबसे हल्के तत्वों के बारे में पूछा गया है। आवर्त सारणी आप लोग सब लोग जानते होंगे। आवर्त सारणी में जो अरेंज होने वाले जो सदस्य होते हैं, कहने का मतलब 1 से जो 18 तक आने वाले जो होते हैं उनको अपन तत्व कहते हैं अक्सर, कि 8 नंबर पे कौन सा तत्व आता है, 7 नंबर पे कौन सा होता है, 1 नंबर पे कौन सा होता है। उनके बारे में पूछा कि ऐसा कौन सा तत्व होता है जो सबसे हल्का होता है। सबसे हल्के तत्वों के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन होता है। कौन होता है मेरे दोस्त? हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का तत्व होता है कौन? हाइड्रोजन। लेकिन सबसे हल्की धातु पूछी जाए तो सबसे हल्की धातु होती है कौन सी? लिथियम होती है। और जो लिथियम जो होती है, लिथियम एक पहली धातु होती है आवर्त सारणी की। पहला तत्व तो होता है हाइड्रोजन, और जो लिथियम जो होता है, ये लिथियम क्या होता है? लिथियम पहला धातु तत्व होता है। क्या होता है? पहला धातु तत्व होता है। पहला धातु तत्व होता है कौन? लिथियम। लेकिन पहला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन, जो सबसे हल्का तत्व होता है। यदि लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है मेरे दोस्त कितना? 3 होता है। हीलियम की बात करें तो हीलियम एक गैस होता है, अक्रिय गैसों में जाना जाता है इसको। इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है मेरे दोस्त कितना? 1 होता है। और सोडियम Na, इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 11। हाइड्रोजन से जुड़ी हुई एक बात आप लोगों को और एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन जो होता है, इस हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3। और वो तीनों जो समस्थानिक होते हैं वो तीनों समस्थानिक होते हैं कौन से? एक तो होता है प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम। एक होता है ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम। और एक मेरे दोस्त होता है कौन सा? ट्राइटियम। क्या होता है? ट्राइटियम। इस प्रकार हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तीनों के नाम मैंने आपको लिखे दिखाई दिया है यहाँ से कि पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। तो क्वेश्चंस में सबसे हल्के तत्व के बारे में पूछा गया था, तो सबसे हल्का तत्व होता है कौन सा? हाइड्रोजन। और पहला धातु तत्व होता है कौन? लिथियम होता है। हीलियम गैस होता है और नियोन, ये जो आपके पास हाइड्रोजन है ये भी गैस होता है। सोडियम की बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक आता है मेरे दोस्त कितना? 11 आता है। इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तभी मैंने ऑप्शंस में सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से बताई है। और इस वीडियो में आप शुरू से एंड तक आप रोजाना 8 बजे इसमें जुड़े रहिएगा। जो मैं आपको साइंस की डोज प्रोवाइड करवाता हूं, इस डोज में आप रोजाना 10 से 15 मिनट पूरे ध्यान के साथ मेरे साथ सफर करिएगा, जिससे आपको जो साइंस होगी, साइंस में मजा भी आने लगेगा। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था हमारा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है। देखो, जो प्रकाश होता है, लाइट होती है,
इस लाइट का सर्वाधिक जो वेग होता है, सर्वाधिक जो वेग होता है, सर्वाधिक जो चाल होता है वो किसमें होता है? निर्वात में होता है। क्या होता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन दोस्तों आपको यहां से ऐसे पूछा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो समय लगता है ना, वो 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। लेकिन कई बार हमें इस 16 सेकंड की जगह आपको 20 सेकंड भी ऑप्शन में मिल जाता है। तो आप लोग जान ही सकते हैं तब हमें कौन सा ऑप्शन लगाना होता है। एक्चुअल में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है, 8 मिनट और 16 सेकंड का। या देखो डायरेक्ट आपको यदि मिनट नहीं देगा ना तो डायरेक्ट आपको सेकंड भी, टोटल सेकंड दे सकता है। तो लगभग होती है कितनी? 500 सेकंड। यदि 20 सेकंड के अकॉर्डिंग बात करें तो कितना होगा? 500 सेकंड होगा। और 16 सेकंड के अनुसार यदि बात करें तो 496 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। इस प्रकार यदि ऑप्शंस को पढ़ते हम लोग तो बता सकते थे सही विकल्प यदि हमारा चुनाव करते तो कौन सा होता? सी विकल्प हमारा यहाँ से राइट जवाब होता। चलिए दोस्त, इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते सेशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमें अगले क्वेश्चंस में दिया गया था, क्या मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ये तो भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली परीक्षाओं में भी आपको थोक के भाव से पूछा गया है, चाहे वो जीडी का पेपर उठाइएगा, चाहे एनटीपीसी का पेपर उठाइएगा, और ये राजस्थान पुलिस में भी आप लोगों को 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। देखो मानव शरीर का जो तापमान होता है, मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का जो ताप होता है, ये ताप मेरे दोस्त अलग अलग इकाइयों में अलग अलग होता है। यानी कि मान तो समान होता है लेकिन इकाइयां ही उनकी अलग अलग होती हैं। केल्विन होता है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, तो तीनों में मैं आपको बताता हूं। जो आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल हो उस अनुसार आप अपना सही जवाब यहां से बता सकते हैं। मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या आपको ज्यादा से ज्यादा यहां लिखा जा सकता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का जो तापमान होता है वो सेंटीग्रेड में कितना होता है? 36.9 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोग लगभग बता सकते हैं। यदि इसी चीज को फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर होता है कितना? 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि इसी चीज को केल्विन में हम लोगों को पूछा जाए तो केल्विन में मानव शरीर का तापमान होता है कितना? 310 होता है। ये जो चीजें आप लोगों को सामने दिखाई दे रही हैं कि सेंटीग्रेड में मानव शरीर का तापमान होता है कितना? सेंटीग्रेड में मानव शरीर का तापमान होता है कितना? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में 58.6 फ़ारेनहाइट, केल्विन में 310 केल्विन होता है। ये पिछली परीक्षाओं में भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगामी एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यदि इस प्रकार का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है मनुष्य के शरीर का तापमान, तो ऑप्शन में जिस प्रकार होगा वो आप अपना जवाब बता सकते हैं। फ़ारेनहाइट में पूछे मानव शरीर का तापमान तो ये वाला बताना है, केल्विन में पूछे तो 310 बताना है, और सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री या 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोग बता सकते हैं। चलिए तो देखते हैं ऑप्शंस में हमारे पास क्या लिखा गया है। यहां देखो सी ऑप्शंस में हमारे सामने लिखा गया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, आपको इकाइयां मेजर करनी है, वहां इकाइयां आप लोगों को देखनी है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये सेल्सियस में होता है, 58.6 फ़ारेनहाइट में होता है, और 310 किस में होता है? केल्विन में होता है। इस प्रकार बता सकते थे आप लोग, सी विकल्प आप लोगों का यहाँ से सही जवाब होगा। और यदि क्वेश्चंस में आप लोगों को ऐसे कहा जाता कि केल्विन में बताइएगा, तब हम लोगों को यहाँ से केल्विन में ही मनुष्य के शरीर का तापमान बताना था। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए फ़ारेनहाइट में बता सकते हैं। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है, आपको जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां आप लोगों को देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्त बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अपनी निगाहें दौड़ाइएगा कि क्वेश्चंस में आप लोगों को पूछा क्या है। यदि दोस्तों पूरे ध्यान के साथ इन क्वेश्चनों में मेरे साथ बने रहते हैं तो आगामी एग्जाम में मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं कि आप साइंस से संबंधित कंटेंट को बहुत सरल स्वभाव से वहां से आप सही कर ही सकते हैं। चलिए तो पूछा गया है क्या, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो वह वस्तु किस रंग की होती है। देखो क्वेश्चंस को समझिएगा, कोई भी जो वस्तु होती है वो जिस रंग की दिखाई देती है एक्चुअल में वो उसी रंग का परावर्तन करती है। जैसे कि बात करें हम सफेद और काले रंग की, एक तो हम बात करें सफेद वस्तु की, इसकी बात करें मेरे दोस्त, सफेद की बात करें, इस सफेद
और काली वस्तु को यदि हम बात करें तो सफेद और काली वस्तु को छोड़कर जितनी भी वस्तुएं आप लोग दिन भर में देखते हैं वो सभी वस्तुएं जिस कलर की दिखाई देती हैं एक्चुअल में वो उसी रंग का परावर्तन करती हैं। लेकिन सफेद जो वस्तु होती है ये सफेद वस्तु सभी रंगों को परावर्तित करती है। जितने भी प्रकाश हम लोग इस पर डालेंगे वो सभी के सभी प्रकाश सभी के सभी रंगों को क्या कर देगी, परावर्तित करेगी, जिससे इसके अवशोषण करने के लिए इसके पास कोई रंग बचेगा नहीं। इस कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है, सफेद। काली की बात करें तो काली जो वस्तु होती है सारे के सारे प्रकाश को क्या करती है, अवशोषण करती है, सारे के सारे प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। इसी कारण गर्मियों के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि हम अक्सर सफेद कलर के कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को सफेद कलर जो होता है वो परावर्तित कर देता है, जिससे गर्मी नहीं लगती है। सर्दियों के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर आप ब्लैक कलर के कपड़े ही पहनते हैं। वो इस कारण पहनते हैं क्योंकि ब्लैक कलर की जो वस्तु होती है उस सारे के सारे प्रकाश को अवशोषण कर लेती है, सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है, जिससे गर्मी पैदा करती है। अवशोषण किसी भी रंग का क्या नहीं करती, परावर्तित नहीं करती, जिस कारण वो कैसे दिखाई देती है, काली। काली वस्तु सभी रंगों का अवशोषण करती है, सफेद वस्तु सभी रंगों को परावर्तित करती है। यहां से हमें पूछा यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो ये काली वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, उसको सारे के सारे प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। तो वह वस्तु किस रंग की होगी? अब मेरे दोस्त बता ही सकते थे कि सर यहाँ डी विकल्प हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। इस प्रकार आप बता सकते थे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करके देखिए कि पूरे ध्यान के साथ यदि क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा होगा, समझ में आया होगा। यदि आप लोग आज ही इस वीडियो में नए बने हुए हैं तो इसकी पीछे वाली जो क्लासें आपने मिस कर दी उसको भी आप लोग कंटिन्यू बन के देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। सभी जो क्लासें आप लोगों ने छोड़ी हैं उनको सभी को सिलसिलेवार तरीके से देखते आइएगा, जिससे कि लिए आपके लिए उपयोगी बन सके। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था हमें, यह भी आप लोगों को राजस्थान पुलिस 2011 के पेपर में पूछा गया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है। देखिएगा मैंने आपको इसके पिछले वीडियोस में भी कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, तब भी मैंने आपको सिखाया था कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट और केल्विन में जो संबंध होता है वो संबंध मेरे दोस्त ये होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है C/5 F-32/9 K-273 होता है। इसके द्वारा हम एक इकाई को दूसरी इकाई में बदल सकते हैं कि जैसे हमें पर्सन में दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होगा, तो सेंटीग्रेड का मान आप लोगों को दिया गया कितना, 0। फ़ारेनहाइट में आप लोगों को निकालना है तो इन दोनों के संबंध को उठाना था। यहाँ इन दोनों के संबंध को उठाया तो आप लोग देख पा रहे होंगे C/5 बराबर F-32/9 होगा। सेंटीग्रेड में दिया गया है कितना, 0। इस C की जगह तो हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, बटा कितना लगाएंगे, 5 बराबर F-32/9 होगा। देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते कितना होता है, 0 होता है। तो ये तो बन गया क्या हमारे पास, यहां से 0 बन गया। 0 बराबर F-32 बटा क्या है, 9। ये 9 0 से जाके गुणा होगा, ये भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 0 हो जाएगा। 0 बराबर F-32 होगा। ये माइनस वाली चीज होती है, इसको हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी, प्लस में। और इधर हमारे पास क्या बचेगा, फ़ारेनहाइट बचेगा। कहने का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऐसा हमें किसी भी विकल्प में दिया गया होगा एक में। तो ए ही विकल्प में हमें कुछ मिल रहा था ऐसा, तो हमारा ए विकल्प यहां से सही जवाब होगा। इसके अलावा दोस्तों आगामी एग्जाम में यहां संख्या परिवर्तित की जा सकती है, तो किसी भी प्रकार की संख्या आप लोगों को दी जाए उसको उल्टफेर आप लोग कर सकते हैं। C/5 F-32/9 K-273/5 इन तीनों में से किसी एक चीज को आप लोगों को प्रश्न में पढ़ना होता है, प्रश्न में दिया जाता है। दूसरी प्रकार की इकाई में आप लोगों को यहां से निकालना होता है। जिस भी इकाई में दे उसको लिखिएगा, जिसमें निकालना है उन दोनों का संबंध लिखिएगा। फिर जो आप लोगों को क्वेश्चंस में दिया गया है वो मान पुटअप करके आप अपने सही जवाब को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। यदि पूरे ध्यान के साथ क्वेश्चंस में शुरू से जुड़ा है तो आप लोग समझ ही पाए होंगे कि किस प्रकार से मैंने यहाँ से उलटफेर करके आप लोगों को यहाँ से दिखाया है। आप भी कर सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था हमारा, सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश है, मतलब सूर्य की जो सफेद जो प्रकाश की जो किरण होती है
सफेद प्रकाश की किरण जो होती है, इस सफेद प्रकाश की किरण में टोटल कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। 7 कलर होते हैं। जैसे कि हम ये जो कोई प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म से जैसे ही हम श्वेत प्रकाश की किरण को निकालते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण को निकालने पर ये 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती हैं। कितने कलर में डिवाइड हो जाती हैं? 7 कलर में डिवाइड हो जाती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सफेद जो प्रकाश की जो किरण होती है, इसमें टोटल कितने कलर समाहित होते हैं? 7 कलर इसमें पाए जाते हैं। ऐसा हम प्रिज्म से अनुमान लगाते हैं। जैसे ही कोई श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से होकर निकालते हैं तो कितने कलर हो जाते हैं? इसमें 7 कलर हम लोगों को यहाँ से दिखाई देते हैं। 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, वर्ण क्रम भी कहते हैं, जिनका क्रम भी ऐसे होता है विबग्योर। क्या होता है मेरे दोस्त? विबग्योर होता है, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ होता है रेड कलर और सबसे नीचे की तरफ होता है बैंगनी वोयलेट कलर होता है। इस प्रकार की चीजें भी आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जान ही सकते थे कि सूर्य के प्रकाश का जो रोशनी होती है, इस रोशनी में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। सही विकल्प होता हमारा ए विकल्प, यहां से सही जवाब होता। और ये भी दोस्तों आपको इतना सस्ता क्वेश्चन आप लोगों को राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। आगामी एग्जाम में भी कुछ इस प्रकार की चीजें आप लोगों को पूछी जाने वाली हैं। चलिए देखते हैं अगला जो प्यारा सा जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है, उसको यदि आप अपनी निगाहों से देखा होगा तो बता ही रहे होंगे कि सही जवाब हमारा यहां से क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। देखें, रिएक्टर स्केल पर निम्नलिखित में से क्या मापते हैं? रिएक्टर जो स्केल होता है, रिएक्टर जो पैमाना होता है, इस पैमाने पर हम लोग क्या मेजर करते हैं, क्या मापते हैं, उसके बारे में हमें क्वेश्चंस में पूछा गया था। राजस्थान पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार दोस्तों इस साइंस सीरीज में हम उन क्वेश्चनों को यहां से डिस्कस करेंगे रोजाना रात 8 बजे, जिससे भी 10 से 15 मिनट का जो समय होगा, उससे 10, 15, 20 मिनट के समय यदि आप मेरे साथ व्यतीत करते हो तो उन तमाम क्वेश्चनों के बारे में आप लोग जान चुके होते हैं जो आप लोग को पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार इस सीरीज में उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान पुलिस के पिछले पेपरों में आप लोगों को पूछे गए हैं। जैसा कि बताइएगा, देखिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सही विकल्प यहां से क्या होने वाला है। रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है क्या? भूकंप की तीव्रता को मेजर किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो पैमाना काम में लिया जाता है उसे कहते हैं क्या? पीएच स्केल, रिएक्टर स्केल कहते हैं। और एक होता है मेरे दोस्त क्या? पीएच स्केल। इस पीएच स्केल पर लिखा रहता है 0 से 14 तक के अंक, और इस पीएच स्केल के द्वारा अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है। किसका? अम्ल, क्षार और उदासीनता का अनुमान लगाया जाता है। उदासीनता का अनुमान लगाया जाता है। और रिएक्टर स्केल पे क्या होता है? भूकंप की तीव्रता को मेजर किया जाता है, और इस रिएक्टर स्केल पर 0 से 12 तक के अंक लिखे रहते हैं। 1 से 12 तक के अंक लिखे रहते हैं। किस पर? इस रिएक्टर पैमाने पर। जबकि पीएच स्केल पे 0 से कहां तक लिखे रहते हैं? 14 तक के अंक लिखे रहते हैं। सही विकल्प आप लोगों का होता है यहां से सी, आप लोगों का सही विकल्प होता। बाकी आप वायु के वेग के बारे में भी बात कर सकते थे कि एनीमोमीटर जो होता है, ये एनीमोमीटर के द्वारा हवा के वेग से रिलेटिव होता है एनीमोमीटर। और बात करें अपन किसकी, जैसे पानी का खारापन, पानी का जो खारापन होता है वो अपन पीएच स्केल पे लगाते हैं कि इसका लवण है या क्या नहीं है, अम्ल है या क्षार है। इस प्रकार की चीजों को अनुमान लगाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आप जान पाए होंगे वायु के वेग से संबंधित एनीमोमीटर होता है, भूकंप की तीव्रता से रिलेटिव रिएक्टर स्केल होता है। रिएक्टर स्केल पर 1 से कहां तक के अंक लिखे रहते हैं? 12 तक के अंक लिखे रहते हैं। अम्ल, क्षार और जो लवण होते हैं, इन लवणों का पीएच मान मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं, जो 0 से 14 तक के लिखे रहते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस का सही विकल्प होता है हमारे सामने क्या? सी। यहां से सही विकल्प का आप लोग चुनाव कर ही सकते थे। चलिए मेरे दोस्त, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को यहां से दिखाता हूं, और आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए तो देखिए, बताइएगा कि सही जवाब यहां से क्या होने वाला है। ईसीजी शरीर के किस अंग के रोग के जांचने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? देखो, ईसीजी के बारे में पूछा गया है कि ईसीजी एक तकनीकी होती है, इसका प्रयोग हम लोग कहां, किस अंग की जांच करने के लिए करते हैं? देखते हैं। पहले तो इसका पूरा नाम पढ़ते हैं हम लोग। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है इस ईसीजी का पूरा नाम होता है। और कहीं भी जो कार्डियो जो वर्ड होता है, ये कार्डियो वर्ड काम में लिया जाता है किसके लिए मेरे दोस्त? हृदय के लिए काम में लिया जाता है। ईसीजी का प्रयोग हृदय से संबंधित कार्यों का पता लगाने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। किसका? ईसीजी का। तो यहां से सही विकल्प होता है हमारा डी, यहां से सही विकल्प का आप लोग चुनाव कर सकते थे। और दोस्तों एक और आता है इसी से संबंधित, एक होता है ईईजी। ईईजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो एनसीफिलोग्राफ और ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है ईईजी का प्रयोग। और ईईजी का प्रयोग कहां लेते हैं हम काम में? मस्तिष्क की क्रियाविधि को जांचने के लिए काम में लेते हैं। और ईईजी का प्रयोग हृदय की क्रियाविधि को जांचने के लिए लेते हैं। दोनों का पूरा नाम आप लोग जान पाए होंगे, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दोनों के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने इस सीरीज में यहां तक जुड़ाव रखा होगा, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। इसी प्रकार मेरे दोस्त रोजाना आप इस क्लास में 8 बजे जुड़े रहिएगा, जिससे कि हम साइंस का जो इंपोर्टेंट जो सेशन होता है 10 से 15-20 मिनट का, उसमें हम बहुत सी बातों को यहां से जान चुके होते हैं। और यदि आप आज ही नए बने हुए थे और यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जो आपने पीछे क्लासें छोड़ दी हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आप 1 बाय 1 करके एक सिस्टम से देखते आइएगा, जिससे कि सभी क्वेश्चंस जो जुड़ाव के हैं वो आप लोग यहां से समझ पाएं। चले दोस्त, आज के लिए इस सेशन में इतना ही रहने वाला है। बाकी हम मुलाकात करते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।